हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक और नए टॉपिक के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छा ये एक बढ़िया बात है कि जितने भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं उसका कोई ऐसा मतलब ये नहीं है कि किसी स्पेसिफिकली एक ही चीज़ को टारगेट ले करके हम ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं कि पीजीटी यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए है या DSSS के लिए ही है या एमपीटेड वर्ग 1 के लिए ही है या EMRS के जो वैकेंसीज आएंगी उनके लिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप का टॉपिक, जैसे आज हम जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन करने वाले हैं, तो अगर आपके सिलेबस में मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, चाहे आप यूजीसी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बीकॉम में हैं, चाहे आप सीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल आप किसी भी फील्ड में किसी भी लेवल पर आप एग्जामिनेशन की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, है ना। तो ये तो केवल एक टैग दे दिया जाता है कि भाई हाँ ये इनमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर आप देखोगे तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अब तक कराए हैं या आगे हमारे जो चलते रहेंगे, उनका कोई एक सर्टेन सिलेबस मैंने नहीं रखा है। उनको मैंने पूरी तरह से उनको पूरा सिलेबस मैंने कवर करने की कोशिश की है और हर एक चीज़ को मैंने उसी ही तरह से समझाने की कोशिश की है जिससे हर बच्चा इस चीज़ का एडवांटेज और बेनिफिशियरी हो सके, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है, इसीलिए आप कोई भी बच्चा किसी भी लेवल पर प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसके साथ ये वीडियोस डेफिनेटली शेयर कीजिए, चाहे वो 11th में है, चाहे वो बीकॉम में है, चाहे वो सीए की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी स्टेट पे लेवल पर, या चाहे वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक्स पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो, आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे उसको इस वीडियो का एडवांटेज मिल सके। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं कंटिन्यू चल रहे हैं। अब हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में बात करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार बने हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने एवरेज निकाला था। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ये बता देता हूँ कि एवरेज और जो डिस्पर्जन है उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ है, जैसे मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि 10 10 10 10, ठीक है। तो इसका एवरेज जो निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, 10 निकल करके आएगा, ठीक है। 40/4 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। एक और ले लेते हैं, है ना, जैसे हाइपोथेटिकली 8 12, ठीक है, 15 और 5। तो जब हम इनका सम करेंगे तो इसका एवरेज भी जो निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, 10 ही निकल करके आएगा। और ठीक है ना। तो अब आप जब इसको देख रहे हैं तो भी एवरेज 10 ही आ रहा है, इसको देख रहे हैं तो भी। लेकिन अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका फैलाव जो हो रहा है वो 8 से 15 के बीच में इसका फैलाव हो रहा है। 8 से 15 के बीच में इसका फैलाव हो रहा है, जिसमें इसका एवरेज कितना निकल करके आ रहा है, 10 निकल करके आ रहा है। तो जो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन हमें उसी फैलाव को बताते हैं। देखो एक तो फैलाव ये है हमारा, ये इसका कॉमन, यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर आ गया, है ना, सबसे ऊंचा ये। तो इसकी जो एक तरह से मैं कहूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। दूसरा वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और तीसरा वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। अब इसमें सबसे ज़्यादा उठाव जो है वो यहाँ पर है, इसमें जो है वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि इनका जो मीडियन है, एवरेज है, इनका जो मीन है वो तो लगभग सेम ही है, लगभग या तीनों में सेम ही आ रहा है। लेकिन फिर भी इनका जो फैलाव है वो कहीं ना कहीं अलग अलग है। अब जैसे मैं आपसे बात करने लगूँ कि 2, है ना, 2 और 8 10, ठीक है ना, 10 और या इसको इस तरह से ले लो, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा लेने की कोशिश करता हूँ।
2 और 4 6, ठीक है ना, 14 और 6, ठीक है ना, या इसको और कम कर देते हैं, 14 और 8 22, ठीक है ना, 22 और 2 4 6 और 8 14, सॉरी 14 और 6 30 और 1 16, ठीक है। तो ये एक हो सकता है। अब इसका भी एवरेज कितना निकल करके आएगा, 10 ही निकल करके आएगा। पहला भी यहाँ पर ज़्यादा है, 2 से 16 के बीच में है, यहाँ पर 8 से 15 के बीच में है, यहाँ पर 10 ही है, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी हो सकती हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको समझें, ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको और थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करते हैं। 1 सेकंड दीजिएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो जब हम इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ये समझ में आती है कि जो डिस्पर्जन है वो हमें जो डाटा की वेरिएबिलिटी है, मतलब कि डाटा कितना ज़्यादा होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस है, उसको बताता है। ये कुल मिलाकर के अगर हम कह दें कि वो कितना स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड माने बिखरा हुआ, वो कितना ज़्यादा या कितना ज़्यादा स्क्वीज्ड है। अब जैसे आप इसको समझो कि ये जो है ये स्क्वीज्ड है, ये निचड़ा हुआ है, माने सुकड़ना है ना, और ये जो है ये क्या हो रहा है, ये फैलाव हो रहा है। आप समझ रहे हो, कोई चीज़ जैसे एक चीज़ है वो इसके दायरे में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सिकुड़ी हुई चीज़ है, वो बहुत कम स्पेस ले रही है। लेकिन कोई चीज़ जो है वो इतने बड़े डाटा में आ रही है, तो वो क्या है, वो स्कैटर्ड है, वो बहुत उसमें क्या हुआ है, फैला हुआ है। जैसे इसको ना इस तरह से समझ सकते हैं हम, इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम कि मान के चलिए कि आपका एक प्रदेश है, जैसे यूपी है, ठीक है ना। यूपी का एक गांव है ना, यूपी का एक गांव है, कोई छोटा सा कोई भी गांव ले लेते हैं, जैसे एक बीबी नगर ले लेते हैं, मान के चलिए। एक है बुलंदशहर का एक ज़िला है बीबी नगर, सॉरी बुलंदशहर ज़िले का एक गांव है, ठीक है, बीबी नगर। अब जब हम बीबी नगर की बात करते हैं, ठीक है ना, मान के चलिए बीबी नगर है, एक गांव है छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मान के चलिए मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि बीबी नगर में कुछ लोग रहते हैं, जिसमें कुछ पुरुष हैं और कुछ कौन है, महिलाएं हैं, है ना। तो मेल हो गए और कौन हो गए, फीमेल हो गए। इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो 25 वर्ष की आयु के लोगों की है। कितने वर्ष की आयु के लोगों की है, 25 वर्ष की आयु के लोगों की है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक परसेप्शन बनाया कि भाई अगर मेरे गांव में 25 वर्ष की आयु तक के लोगों की संख्या अधिकतम है, तो क्या पूरे देश भर में भी 25 वर्ष की आयु तक के जो लोग होंगे उनकी संख्या अधिक होगी, क्या ऐसा संभव है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो बिल्कुल बेकार वाली बात है, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक मैं स्क्वीज्ड हूँ, मैं एक नैरो थिंकिंग लेकर के चल रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा। जबकि जब मैं बाहर निकल करके देखा, मैंने दिल्ली गया, बैंगलोर गया, मुंबई गया, कलकत्ता गया, तो वहाँ मैंने देखा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। छोटे बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है, बड़े बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है ना। तो डिस्पर्जन क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है डिस्पर्जन, ये हमें बता रहा है कि हमारा जो डाटा है वो कितना ज़्यादा स्क्वीज्ड है या कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है। तो इसी में जब हम डिस्पर्जन को पढ़ते हैं तो ये दो तरह से होते हैं। एक तो इसको एब्सोल्यूट मेज़र में हम करते हैं और एक जो है रिलेटिव मेज़र में करते हैं। कई बार यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो डिस्पर्जन में एब्सोल्यूट मेज़र का जो होता है वो जो है वेरिएबल, यूनिट ऑफ वेरिएबल पर डिपेंड होता है, और जबकि यहाँ पर जो यूनिट फ्री होता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए कि एब्सोल्यूट मेज़र जो है वो यूनिट ऑफ वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, और जबकि रिलेटिव जो है वो क्या है, यूनिट फ्री है। एब्सोल्यूट यूनिट पर फ्री होगा और रिलेटिव जो होगा वो यूनिट फ्री होगा। तो इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं और बनते भी हैं और आगे भी बनते रहेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, फिर उनके आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे लिए उन चीज़ों को समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। एक सेकंड देना बस। चलिए, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम रेंज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं।
तो रेंज के बारे में क्या होता है कि कहाँ से कहाँ तक आपका जो डाटा है वो फैला हुआ है ना। तो रेंज क्या है कि इसमें सबसे कम से उच्चतम मूल्य तक का जो प्रसार है ना। जैसे मान के चलिए कोई एक सीरीज़ है, जैसे 80, 95, 30, 45, 55, 20 है ना, और 65, 70, 25 और 75। तो इसमें जो है हम ये देख रहे हैं कि इसका जो प्रसार है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है और कितना वेरिएशन इसके अंदर आ रहा है, कितनी वेरिएबिलिटी इसके अंदर आ रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें से हम जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको पिक कर लेते हैं और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू मुझे एक तो 95 दिखाई दे रही है, तो रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस। तो लार्जेस्ट वैल्यू एक तो मुझे 95 दिखाई दे रही है और स्मॉलेस्ट में मुझे 20 दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो रेंज आ गई वो कितनी आ गई, 75 की रेंज आ गई। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो हमारा डाटा है वो 75 के आसपास कहीं जो है काम कर रहा है, ये एक चीज़ है। अब ये तो रही इंडिविजुअल सीरीज, लेकिन हमारे पास तो डिस्क्रीट और क्लास एंड कॉन्टीन्यूस भी आ सकती है। तो हम कॉन्टीन्यूस को डिस्कस करेंगे, डिस्क्रीट को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर है 3 to 8, 8 to 13, 13 to 18, 18 to 23, 23 to 28। अब जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ हमें दिखाई देती है कि ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है लेकिन ये एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव में हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान बात ये होती है कि इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इंक्लूसिव, है ना, ठीक है ना, इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट जो नंबर आ रहा है हमारे सामने, है ना, तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर हमारे सामने आ रहा है वो 28, लार्जेस्ट नंबर हमारे सामने क्या है 28, और इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है हमारा 3। तो रेंज निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा जब हम लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस कर देंगे, 28 माइनस 3, तो दैट विल बी इक्वल टू द 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, ये हमारी रेंज निकल करके आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर है तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है 1 का डिफरेंस आ रहा है, 12, 13 1 का डिफरेंस, 17, 18 1 का डिफरेंस, 22, 23 1 का डिफरेंस। अब मैंने आपसे कहा था कि जब भी 1 का डिफरेंस आए तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी 0.5। और इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि जो हमारी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू है, तो लोअर वैल्यू में हम क्या करते हैं, हम प्लस कर देते हैं, और जो अपर वैल्यू है, अपर वैल्यू में हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो रेंज हमारी निकल करके आ जाएगी 3.5 to 7.5 निकल करके आ जाएगी। यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर हमें माइनस, मैंने गलत कर दिया, 1 सेकेंड देना बेटा, उल्टा कर दिया मैंने। लोअर वैल्यू में हमें माइनस करना होता है और अपर वैल्यू में हमें प्लस करना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5, ये लास्ट में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5, यहाँ पर आ गया 7.5, यहाँ पर आ जाएगा 12.5, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 12.5, यहाँ पर आ जाएगा 17.5, यहाँ पर आ जाएगा 17.5, यहाँ पर आ जाएगा 22.5, यहाँ पर आ जाएगा 22.5, यहाँ पर आ जाएगा 27.5। अब जब यहाँ पर हम देखेंगे तो लोएस्ट वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ रही है, 1 सेकेंड, लार्जेस्ट वैल्यू, हाँ, लार्जेस्ट वैल्यू हमारी L कितना निकल करके आ रहा है, 27.5, और जबकि जो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल करके आ रही है वो कितनी निकल करके आ रही है, 2.5। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम रेंज निकाल सकते हैं इजीली। तो L कितना है, 27.5 माइनस 2.5, तो दैट इज इक्वल टू द कितना आ जाएगा, 27.25। तो हमारी रेंज कितनी निकल करके आ जाएगी, 25 रेंज हमारी निकल करके आ जाएगी। अब आप देखो कि ऊपर और नीचे का दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। यही एक तरीका है रेंज निकालने का, एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बाकी अगर आपको कहीं भी लगता है कि किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई क्वेरी आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको मेल एड्रेस भी दूंगा जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
इसके बाद आगे हम बात करेंगे, इसमें कॉफिशिएंट आता है, ठीक है, जो हमें और एग्जैक्ट वैल्यू बता देता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो उच्चतम और निम्नतम मूल्य है उसके बीच का जो अंतर है उसके अनुपात को ये बता देता है, ठीक है, कि भाई उनके बीच का अनुपात कितना है। अब जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन है, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो और उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे अभी हमने किया था लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस किया था, तो अब हमें रेशियो निकालना है, तो लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर जो है वो परसेंटेज में निकल करके आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे तो वैल्यूज़ में निकल करके आ जाएगा। बहुत सीधी सीधी सी बात है। तो हम केवल यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द नंबर ऑफ हाउसेज एंड द नंबर ऑफ पर्सनस पर हाउसेज। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो है यहाँ से हमें रेंज निकालनी है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी से हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, 10, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल करके आ रही है वो कितनी निकल करके आ रही है, 1। तो हमारी रेंज सीधी सीधी आ गई L-S। तो हमें क्या निकालना है, कॉफिशिएंट निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। तो L-S अपॉन L+S। तो L-S कितना है, 10-1, और नीचे कितना आ गया, 10+1। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9/11। तो जब हम 9/11 पर बात करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल करके आएगा दैट इज इक्वल टू 0.82। ये हमारी क्या निकल करके आ जाएगी, रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकल करके आ जाएगा। इतना वेरिएशन जो है या इस तरह इतना रेशियो जो है वो हमारा है दोनों के बीच में। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी, सिंपल है, L-S अपॉन L+S। सिमिलरली ये हमें करनी है, ठीक है, इसी तरह से इसको हमें करना है। इसे ये तो आपको ऑलरेडी से एक्सक्लूसिव दी हुई है और ये आपको इंक्लूसिव है, जिसको एक्सक्लूसिव में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप इनको सॉल्व करके फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कितना आता है, आपका कोफिशिएंट कितना निकल करके आता है। मुझे आपके इस क्वेश्चन का इंतज़ार रहेगा। ये ध्यान में रहे कि बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है जो अभी हमने रेंज निकाली थी, बस केवल अंतर इतना है कि यहाँ पर आपको इनका क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक टॉपिक निकल करके आता है प्रॉपर्टीज़, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेंज। तो जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आती है, एक इक्वेशन है हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो उत्पत्ति के परिवर्तन के कारण रेंज अप्रभावित रहती है, लेकिन पैमाने में बदलाव के कारण उसी अनुपात में प्रभावित होती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें निकल करके आ गई कि एक तो एक के स्केल के कारण ये जो है बदलेगी। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है जिसका नाम है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इसका मतलब है कि a के कारण इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो b है, b इसके में क्या करेगी, b इसका क्या है, b इसका स्केल है, जिसके कारण से इसमें जो है चेंजेस होने स्वाभाविक हैं और अक्सर चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन a के इसके आधार पर ये कांस्टेंट रहेगा, और जब ये कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू के चेंज होने से जो y की वैल्यू है या जो रेंज है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो वेरिएबल है a और bx में, तो इसके कारण से कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन जो स्केल है माने जो b है, इसके कारण से जो रेंज है उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि अगर हमें y की रेंज निकालनी है तो हमें मोड b इंटू आर एक्स करके इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। देखिए हमारे सामने एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ठीक है, जहाँ पर हमें rx दिया हुआ है, rx कितना दिया हुआ है हमें 5, हाँ, x की वैल्यू दी हुई है, तो रेंज ऑफ x कितना दिया हुआ है हमें 5 दिया हुआ है, और हमें रेंज ऑफ y क्या करना, निकालना। तो अब हमारे सामने एक सवाल निकल करके आ गया। हमारे सामने एक सवाल निकल करके ये आ गया कि अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें आर वाई निकालना है। तो आर वाई का फॉर्मूला क्या है, मोड बी, है ना, मोड बी इंटू आर एक्स। अब आर एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है ना, आर एक्स की वैल्यू, अब आर वाई इज इक्वल टू मोड बी
इंटू बेटा आर एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, तो हमारे पास इक्वेशन फिलहाल ये निकल करके आ गई। लेकिन अभी हमें क्या करना है, बी की वैल्यू पता लगाना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बी जो बी एक्स है तो बी की वैल्यू 5 हो गई, नहीं, यहाँ पर वैल्यू निकालने का एक अपना अलग फंडा है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, तो अब y क्या है, यहाँ पर हमें अगर y निकालना है तो y कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को उठा लेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करेंगे तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, तो 5y को यहाँ पर रखते हैं और 10 में से 2x क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको एक सेकेंड देना, मैं इसको यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी, इसको यहाँ पर मैं रखता हूँ कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, तो मुझे क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो 10 माइनस 2x। अब जब y की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये जो 5y ये नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब है 10 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5x, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अपॉन 5x, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, इसको मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ये क्या आ गया हमारा a की वैल्यू आ गई, और ये क्या आ गई हमारी bx की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो b हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2/5। तो अब यहाँ पर कर लो कि आर वाई इज इक्वल टू b कितना आ रहा है, माइनस के 2/5, तो माइनस के 2/5। अब जब इसको मोड में करेंगे तो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो 5 से 5 गया, तो आर वाई की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 2 वैल्यू निकल करके आ गई। ये हमारी जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, और यहाँ पर कई बार बच्चे जो है फंस जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सीधी वैल्यू पुट कर देनी है कि भाई सर ने तो इक्वेशन बताई थी a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो y जो है वो 10 हो गया है ना, और 5 जो हो गया वो b हो गया, और इसको जो है हम a मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको इसको निकालना पड़ेगा जिस तरह से हमने इसको अभी निकाला है। क्लियर है ये वाली बात। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जहाँ पर और जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होगा। अगर पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें किसी भी तरह का कोई भी इशू या प्रॉब्लम आई है या थोड़ा सा ट्रिकी लगा है, तो आप ये वीडियो को दोबारा से देखिएगा, उस क्वेश्चन को रिवाइंड करके देखिएगा, वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा कि किस तरह से हमने उस इक्वेशन को सॉल्व किया है। और इतना ही नहीं, आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करके देखना होगा ताकि और ईजीली आप उस चीज़ को कर सकें, ठीक है। तो किसी भी तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब जैसे यहाँ पर है तो आर एक्स और आर वाई डिनोट रेंज ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली वेयर एक्स एंड वाई आर रिलेटेड 3x प्लस 2y इज प्लस 10 इज इक्वल टू 0, व्हाट वुड बी द रिलेशन बिटवीन। अब यहाँ पर दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है x और y के, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस के 10। तो अगर आप देखोगे तो ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल लगभग हमारी पहली वाली इक्वेशन की तरह हो गई। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर 3x प्लस 2y दे रखा है, बस, है ना। थोड़ा सा चेंजेस कर दिया हम लोगों ने। अब इसमें हमें वापस से वही करना है, 2y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 10 और माइनस 3x। अब जब y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2x, तो y इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्लियर है ये वाली बात। तो अब ये क्या हो गया, ये आर वाई, इसको तो आर वाई मान लेते हैं हम लोग, है ना। अब ये क्या हो गया आपका माइनस के 10 अपॉन 2, ये आपका क्या हो गया, ये तो मोड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो मोड में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये मोड में, सॉरी मोड क्या गया, हाँ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये प्लस में कन्वर्ट होगा तो इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, ए, इसको क्या बोलेंगे, ए ही तो बोलेंगे।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 माइनस 3 बाय, तो ये इस तरह से हो जाता है ना, तो 5 माइनस, इसको यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ, 1 सेकंड रुकना, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से ले लेते हैं, आर वाई इज इक्वल टू -10/2 माइनस 3/2x। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आ गया आर वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3/2x। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, 5 माइनस 3/2x। तो इसका मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर वाई इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी वैल्यू तो क्या है, ए है, चेंज किस में, हमें रिलेशन किस में निकालना है, आर एक्स और आर वाई में। तो आर एक्स और आर वाई ये रहा, तो आर एक्स क्या होगा हमारा, ये वाला होगा। आर एक्स में एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2x, -3/2 आर एक्स, -3/2 आर एक्स। अब जब -3/2 आर एक्स हो गया, क्योंकि हमें रिलेशन किस में बताना है, रिलेशन बताना है हमें एक्स और वाई में, है ना। तो जब हम एक्स और वाई में रिलेशन बताएंगे तो ए की तो वैल्यू है नहीं भाई, यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या अंतर था, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकाल के, जैसे यहाँ पर था ए को, तो यहाँ पर हमने ए का कोई यूज़ नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमें ए का कुछ करना ही नहीं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें आर वाई की वैल्यू निकालनी है। आर वाई के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर बी कितना है, 3/2 और आर एक्स है ही हमारे पास। तो अब जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल करके आ जाएगा। अब क्योंकि ये भी मोड में चला जाएगा, है ना, बी एक्स ये मोड में चला जाएगा, तो आर वाई इज इक्वल टू 3/2 आर एक्स, है ना। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2RY इज इक्वल टू 3RX। ये आपका इसका जो है इक्वेशन बन जाएगा और ये इसका जो है रिलेशन बन जाएगा। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ए की वैल्यू है उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। तो एक बार ना इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, इसीलिए मैंने आज केवल एक ही टॉपिक को इंक्लूड किया और कल भी मैं केवल और केवल मीन डेविएशन के बारे में ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह ये जो क्वेश्चंस है ना, इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका एडवांटेज मिल सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सके। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ज़रूर लाइक कीजिए। जय हिंद।